Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के हालात पर सत्ताधारी दलों पर जमकर हमला बोला है। पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से बिहार के साथ लगातार अन्याय और शोषण हुआ है। सत्ताधारियों ने बिहार की संभावनाओं को कुचला, जिसके कारण किसान और मजदूर पलायन को मजबूर हैं, युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि नेताओं ने सिर्फ अपने परिवार का विकास किया, जबकि गरीब जनता को गरीबी में छोड़ दिया। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बिहार को उसका हक और न्याय दिलाएगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर वोट चोरी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लगाया और कहा कि आने वाले बिहार चुनाव से मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन के अंत की शुरुआत होगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक में अपने प्रारंभिक भाषण में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों और कार्यों का भी स्पष्ट संदर्भ दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भारत एक बेहद चुनौतीपूर्ण और चिंताजनक दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मुसीबतें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की नाकामी और कूटनीतिक विफलता का नतीजा है। प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बताकर ढिंढोरा पीटते हैं, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकटों में डाल रहा है। आज जब हमारे वोटर लिस्ट से आधिकारिक रूप से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो आवश्यक है कि हम लोकतंत्र की जननी बिहार में अपनी एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आयोजित करके इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाए रखने के अपनी प्रतिज्ञा को पुनः दोहरा रहे हैं। लद्दाख के लेह में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आज हिंसक झड़प हो गई। छात्रों और स्थानीय लोगों ने राज्य का दर्जा देने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर रैली निकाली, जो हिंसा में बदल गई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय को आग लगा दी और कई वाहनों को नुकसान पहुंचाया। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक 15 दिन से भूख हड़ताल पर हैं, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची में शामिल करना, 2 लोकसभा सीटें और आदिवासी दर्जा, ये 4 उनकी मुख्य मांगे हैं। गौरतलब है कि 2019 में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था, जिसमें लेह करगिल को लद्दाख नाम दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस और लाठीचार्ज से भीड़ को तितर-बितर किया। और ताज़ा खबर यह है कि हिंसा के मद्देनजर सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर की 4 और पंजाब की 1 राज्यसभा सीट के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग के मुताबिक इन 5 सीटों के लिए 24 अक्टूबर को मतदान होगा। इस चुनाव की अधिसूचना 6 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 है। नामांकन पत्रों की जांच 14 को की जाएगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर है। मतगणना उसी दिन शाम 5 बजे कराई जाएगी। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्या मामले पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं हाल में कन्हैयालाल के घर गया था और उनके परिवार से मिला। उनके बेटे ने बताया कि 3 साल बीत जाने के बाद भी 166 गवाहों के बयान दर्ज किए जाने थे, लेकिन अब तक केवल 15-16 के ही बयान लिए गए हैं। उनके बेटे का बयान 2-3 हिस्सों में लिया गया, बाकी अभी तक लंबित है। एक अहम गवाह को ब्रेन हैमरेज हो गया। हमने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन उनका बयान अब तक दर्ज नहीं हुआ है। आखिर ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है?
मुझे शक है कि जिन लोगों ने कन्हैयालाल की हत्या की वे बीजेपी कार्यकर्ता हैं। बीजेपी नेताओं ने उन्हें संरक्षण दिया। क्या इसी वजह से देरी हो रही है? और 3 साल हो गए उसको। आपको मालूम है कन्हैयालाल टेलर का मर्डर तलवार से कर दिया गया था। बड़ा राष्ट्रीय इशू बना था। हमारी सरकार ने 2 घंटे 3 घंटे मुझे पकड़ लिए और रात को केस ले लिया एनआईए ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का एजेंसी, बहुत इम्पोर्टेंट एजेंसी है। आज 3 साल हो गए हैं। 3 साल के अंदर वो एजेंसी कुछ नहीं कर पाई और हम बार बार अमित शाह जी को, मोदी जी को याद दिलाते हैं कि पिछले चुनाव में हमने क्या किया। कन्हैयालाल मर्डर परिवार को आज़ादी के बाद पहली बार सबसे बड़ा पैकेज दिया हमने। 50 लाख का, 51 लाख का पैकेज दिया था उनको। तो चुनाव में ऐसा माहौल बना दिया कि एक और कोई घटना हो गई थी मुस्लिम के साथ में, तो एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और तमाम बीजेपी नेताओं ने कहा कि हिंदू था उसको दिए 5 लाख कन्हैयालाल जी को, परिवार को, और मुसलमान दिए 50 लाख। वो इशू बन गया। हमारी हार का एक कारण ये भी था, इतनी बड़ा झूठ बोला गया और खूब प्रचार किया गया। आप जानते हो मशीनरी कैसी है बीजेपी आरएसएस की। ऐसा घर घर में फैल गया कि मुसलमान दे दिए 50 लाख, हिंदू को दे दिए 5 लाख, जो बेचारा कन्हैयालाल का मर्डर किया तलवार थे। आज उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और इस्लामाबाद पर भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानों के साथ मंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर हवाई हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। साथ ही पहलगाम, उरी और मुंबई हमले की भी याद दिलाई। मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के राजनयिक क्षितिज त्यागी ने कहा कि पाकिस्तान को हमारे क्षेत्र पर लालच करने के बजाय अवैध कब्जे वाले भारत के हिस्से को खाली कर देना चाहिए। India reaffirms that the Council must remain universal, objective, and non-selective in its approach. Our collective efforts should foster unity and constructive engagement, not division. We are concerned by the continued proliferation of country-specific mandates. Far from advancing the Council's core mandate, they reinforce perceptions of bias and selectivity. Focusing narrowly on the human rights situation in a few countries distracts us from the urgent and shared challenges the world faces. We firmly believe that lasting progress can only be achieved through dialogue, cooperation, and capacity building, always with the consent of the state concerned. At a time when the world is struggling with multiple crises, the Council's work should be channelized into forging consensus through a non-politicized and forward-looking approach. Mr. Vice President, a delegation that epitomizes the antithesis of this approach continues to abuse this forum with baseless and provocative statements against India. Instead of coveting our territory, they would do well to vacate the Indian territory under the illegal occupation and focus on rescuing an economy on life support, a polity muzzled by military dominance, and a human rights record stained by persecution. Perhaps once they find time away from exporting terrorism, harboring UN-proscribed terrorists, and bombing their own people. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में समान विचारधारा वाले वैश्विक दक्षिण देशों की उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि आज हम ऐसे समय में एकत्रित हुए हैं जब विश्व की स्थिति बढ़ती चिंता का विषय बन गई है, खासकर सदस्य देशों के लिए। This afternoon, we meet in increasingly uncertain times when the state of the world is a cause for mounting concern for member states. The global south, in particular, is confronted with a set of challenges which have heightened in the first half of this decade. They include the shocks of the COVID pandemic, 2 major conflicts in Ukraine and Gaza, extreme climate events, volatility in trade, uncertainty in investment flows and interest rates, and the catastrophic slowing down of the SDG agenda.
Most of all, the rights and expectations of developing countries in the international system, which has been so assiduously developed over many, many decades, are today under challenge. In face of such proliferation of concerns and multiplicity of risks, it is natural that the Global South would turn to multilateralism for solutions. Unfortunately, there too we are presented with a very disappointing prospect. जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में विकासशील देशों के अधिकार और अपेक्षाएं जो कई दशकों से सावधानीपूर्वक विकसित की गई हैं, आज चुनौती का सामना कर रही हैं। समकालीन व्यवस्था की नींव टूटने लगी है और अत्यंत आवश्यक सुधारों में देरी का कारण आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। In face of such proliferation of concerns and multiplicity of risks, it is natural that the Global South would turn to multilateralism for solutions. Unfortunately, there too we are presented with a very disappointing prospect. The very concept of multilateralism is under attack. International organizations are being rendered ineffective or starved of resources. The building blocks of the contemporary order are starting to come apart, and the costs of delaying much needed reforms is today starkly visible. भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश देने पर उन्हें बेहद संतुष्टि मिली थी। इस फैसले में मानवीय पहलू भी जुड़ा था। किसी परिवार को सिर्फ इसलिए परेशान नहीं किया जा सकता कि उस परिवार का एक सदस्य अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के एक एकेडमिक समूह 269वें फ्राइडे ग्रुप के कार्यक्रम में गवई ने कहा कि बेंच में उनके साथ जस्टिस के.वी. विश्वनाथन भी शामिल थे। हालांकि ज्यादातर श्रेय मुझे दिया गया है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस फैसले को लिखने का क्रेडिट जस्टिस विश्वनाथन को भी जाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि अफसर जज नहीं बन सकते, वे तय न करें कि दोषी कौन है। बेंच ने यह भी कहा था कि 15 दिन के नोटिस के बगैर निर्माण गिराया तो अफसर के खर्च पर दोबारा बनाना पड़ेगा। अदालत ने 15 गाइडलाइंस भी दी थीं। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में चयनित एसआई को ट्रेनिंग में शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और मनमोहन की बेंच ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच को इस अपील का निस्तारण 3 महीने के भीतर करने के भी निर्देश दिए हैं। तब तक एकल पीठ का 28 अगस्त के भर्ती रद्द करने का आदेश लागू रहेगा। राजस्थान में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक यात्री को 10 किलो 385 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया। इस नशीले पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। खुफिया जानकारी के आधार पर इंटेलिजेंस की टीम ने दिल्ली के इस यात्री को बैंकॉक से दुबई होते हुए जयपुर पहुंचते ही धर दबोचा। तलाशी में उसके सामान से ये प्रतिबंधित मादक पदार्थ बरामद हुआ। आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
app now from Play Store. Available both on